ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त हो गया है सबसे धारदार और असरदार डिबेट शो महादंगल का। महायुद्ध के मोर्चे पर हर घंटे एक नया मोड़ सामने आ रहा है। रविवार को पाकिस्तान में भी शांति वार्ता के फेल होने के बाद एक बार फिर से टकराव के बादल घिरते दिखाई देते हैं। अभी कागजों पर 14 दिनों का सीज फायर जरूर है, लेकिन जमीनी हालात ऐसे हैं मानो अगले कुछ घंटों में ही समंदर बारूद से दहक उठेगा। 40 दिनों तक चली भीषण तनातनी के बाद सीज फायर के नाम पर भले ही बारूदी बारिश थमी हो, लेकिन अब एक नई चेतावनी ने दुनिया की धड़कनें तेज कर दी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को धमकी, जो उनकी ओर से धमकी दी गई है, उससे माहौल को फिर से सुलगा दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट, जो दुनिया की तेल सप्लाई का अहम रूट है, अब सबसे बड़े टकराव का मैदान बन सकता है। ट्रंप ने साफ साफ डेडलाइन दे दी है। भारतीय समय के मुताबिक शाम 7:30 बजे अमेरिका समंदर में नाकेबंदी करेगा, यानी ना कोई जहाज अंदर जाएगा, ना कोई जहाज बाहर निकलेगा। सवाल यह है, क्या ट्रंप समंदर में ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं? क्या अमेरिका के मरीन कमांडोज बारूदी सुरंग हटाने के लिए पानी में उतरेंगे? क्या अमेरिका चीन के जहाजों को हॉर्मुज से नहीं निकलने देगा? अगर ऐसा हुआ तो क्या चीन चुप बैठेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हॉर्मुज के बहाने जमीनी जंग की शुरुआत हो जाए? असल में हॉर्मुज का जो रूट है वो खाड़ी के देशों के लिए लाइफलाइन है। इसी रास्ते से दुनिया का 20% कच्चा तेल निकलता है। खाड़ी के तमाम देशों के जहाज दुनिया में यहां से कारोबार के लिए निकलते हैं। ट्रंप हॉर्मुज पर नाकेबंदी करके दुनिया में महायुद्ध का नया फ्रंट खोलने का दावत देते हुए दिखाई देते हैं। हम आज ये बहस हॉर्मुज पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ट्रंप नाकेबंदी के लिए बेचैन नजर आते हैं। हॉर्मुज बंद तो दुनिया में सप्लाई बंद। हॉर्मुज जल्द नहीं खुला तो महंगाई बेतहाशा बढ़ती जाएगी। हॉर्मुज के जरिए इजराइल अपना हित देख रहा है। ईरान हॉर्मुज के जरिए लगातार दबाव बना रहा है। किसको मिलेगी कामयाबी? ट्रंप का यह कदम क्या दुनिया भर के लोगों के लिए, दुनिया के तमाम मुल्कों के लिए बड़ी चुनौतियां लेकर आने वाला है? ट्रंप अगर इसी तरह से करते रहे तो हल कैसे निकलेगा? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले इस मुद्दे पर यह रिपोर्ट देखिए। Tomorrow we have a blockade going into effect. That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil. तो कई ऐसे सवाल हैं जो मौजूदा वक्त में खड़े हो रहे हैं। इसी विषय को लेकर चर्चा करेंगे। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। कमांडर रिटायर्ड विक्रमजीत सिंह जी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अचल मल्होत्रा जी, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ मौजूद हैं। जमीर अब्बास जी, आप प्रोफेसर हैं। ईरान से हमारे साथ जमीर अब्बास जाफरी साहब जुड़े हुए हैं। सुजाता पांडे जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ मौजूद हैं। वरुण पुरोहित जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हसन हाशमी पीरजादा जी, आप जियो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं, जुड़ चुके हैं। और भी मेहमान जुड़ते हुए चले जाएंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए जमीर अब्बास जाफरी साहब, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, अमेरिका की ओर से शाम 7:30 बजे तक का वक्त दिया गया। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं फौरन आपका रुख करूंगी। बड़ी खबर है, अमेरिका ईरान युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। 2.5 घंटे के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका की नाकेबंदी होगी। शाम 7:30 बजे से नाकेबंदी करेगा अमेरिका। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिकी नौसैनिक तैनात हैं। हॉर्मुज से आने जाने वाले जहाजों को अमेरिका रोकेगा। लगातार राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से धमकी दी जा रही थी और अब उसको अमली जामा। वो कह रहे हैं हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका का कंट्रोल होगा। शाम 7:30 बजे से नाकेबंदी करेगा
अमेरिका। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीधे आपका रुख करते हुए जमीर अब्बास जाफरी साहब, अमेरिका के कंट्रोल के बाद हालात बिगड़ते हुए चले जाएंगे, क्या करेगा ईरान? शुक्रिया बहुत बहुत दावत के लिए। पिछले 15 दिन में कम से कम 20 किस्म की धमकियां ट्रंप दे चुके हैं और किसी पर भी अमल नहीं कर पाए हैं। दुनिया में उनकी धमकी की अब वैल्यू जो है वो 0% भी नहीं रही है। उन्होंने कहा कि होर्मुज खोल देंगे, फिर कहा होर्मुज नहीं खोलेंगे, फिर कहा होर्मुज हमारा झगड़ा नहीं है, किसी और का झगड़ा है, फिर गाली देके कहा कि होर्मुज अगर कल तक नहीं खुला तो ये कर देंगे, फिर ये कर देंगे। फाइनली उन्होंने मान लिया कि हम होर्मुज नहीं खोल सकते। इसके लिए होर्मुज के बाहर बैठेंगे डाकुओं की तरह, पायरेट्स की तरह, और वहां जाके तो ये अमेरिका की बहुत बड़ी शिकस्त है। और कि अमेरिका खुद ये मान लिया कि वो होर्मुज नहीं खुलवा पाया। उनकी कल 2 नेवी की वॉरशिप्स आई थी। सेंटकॉम ने क्लेम किया था कि भाई हमने 2 वॉरशिप्स होर्मुज में भेज दी हैं। ईरान ने वीडियो रिलीज करके बताया। आपकी सारी बातें सही हैं, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप का जो रुख नजर आता है वो कह रहे हैं हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका का कंट्रोल, और उनका कुछ दिन पहले का बयान है वो पैसे कमाना चाहते हैं उसके जरिए। उनकी ओर से जब सीजफायर किया गया था, जब सीजफायर की खबर सामने आई, उस समय उनकी ओर से ही बताया गया था कि अब पैसे कमाने का वक्त हो गया है और खूब पैसे कमाए जाएंगे। देखें, वो तो ट्रंप के ख्वाब हैं, वो शेख चिल्ली के ख्वाब हैं। उनको जो ख्वाब देखना है। मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि ट्रंप की बात पर अभी हम गुफ्तगू करें, ये सिवाय टाइम वेस्ट के कोई चीज नहीं है। 15 दिनों से एक मुझे कोई बात बता दे जो उन्होंने कहा था ईरान के खिलाफ जिसपे उन्होंने अमल किया है। सिवाय उन्होंने ये कि पहले मैं हमला कर दूंगा, 48 घंटे में कर दूंगा, 3 दिन में कर दूंगा, 15 दिन में कर दूंगा, होर्मुज मेरा प्रॉब्लम नहीं है, यूके का प्रॉब्लम है, फ्रांस का प्रॉब्लम है। बेसिकली अमेरिका की शिकस्त है और इंपीरियलिज्म की जिल्लत है। इंपीरियलिज्म का जनाजा उठ रहा है और पूरी दुनिया ये गुंडागर्दी और दादागिरी जो वो सोचते थे वेनेजुएला और क्यूबा की तरह करेंगे, पूरी दुनिया देख रही है किस तरीके से जलील और खार होके यहाँ से वो जा रहे हैं। लेकिन उनकी ओर से यह भी कह दिया गया है ना कि यहां से आने जाने वाले तमाम जहाजों को हम रोकेंगे। वो मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और उसके बाद हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पहले कि मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी, शिवांग के पास जल्दी से रुक कर लेते हैं। शिवांग के साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लेकर और ज्यादा जानकारी देंगे। आखिर ट्रंप, ईरान ने जिसे अपना हथियार बनाया था, अब उसी पर ट्रंप कब्जा कर लेना चाहते हैं। शिवांग जी बिल्कुल चित्रा जी, देखिए इस वक्त हम लोग खमैनी के हॉर्मुज सेंटर पर मौजूद हैं और ये आप देखिए, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ये जो पूरा रूट, पहले तो ये उसका पूरा रूट है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ये पूरा पुराना रास्ता है। सर आप जरा एक बार जरा समझाइएगा कि किस तरह से ये ओमान की खाड़ी से होता हुआ ये पूरा रास्ता जाता था। सही जी, आपने सही बोला। जो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये ओमान की खाड़ी है। अभी सारी जो अमेरिकी सेनाएं हैं वो इस तरफ हैं। ये है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसके बारे में इतनी बातचीत हो रही है, जो कि 20-25 नॉटिकल माइल सिर्फ संक्रीला एक रास्ता है। और इसके ऊपर अभी ईरान ने जो कि उनकी इसको टाइट किया हुआ है, इसके ऊपर टाइट कंट्रोल पकड़ा हुआ है, जिसके कारण से जो शिपिंग है, थोड़ा शिवांग जी इधर आएंगे अगर हम जी, तो यहाँ पे अपना कुवैत से और इराक से और फिर बहरीन से और कतर से, सऊदी से, बीच में यूएई से तेल नहीं जा पा रहा है। इसी के कारण ये अभी इतना मुद्दा एक बोन ऑफ कंटेंशन बन गया है, जिसके अभी जो बातचीत हुई, कल परसों बातचीत हुई जो विफल रही, और अब उन्होंने, अमेरिका ने कहा है कि वो अपना ब्लॉकेड यहाँ लगाएंगे। ब्लॉकेड का अर्थ है शिवांग जी के जो भी शिप्स हैं जो यहाँ से आ रहे हैं, जो IRGC ने नया रूट दिया है, ये जो हरा आप ट्रैक देख रहे हैं, क्योंकि इस एरिया को तो उन्होंने माइन कर दिया था, जो उनका कन्वेंशनल रूट है, सो कॉल्ड माइनिंग हो गई है। इस रूट से जो भी शिप आएंगे या जाएंगे, जो भी ईरान के हित में ट्रेड कर रहे हैं, तो उसको अमेरिकी जो फोर्सेस हैं वो आने जाने नहीं देंगी, ताकि ईरान को सीधा इसका नुकसान हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये देखिए एक और सवाल शिवांग जल्दी से मैं विक्रमजीत सिंह जी से ले लेती हूं। अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और फाइटर जेट के साथ हॉर्मुज और उसके आसपास के इलाके पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। मैं फिर से चाहूंगी वो कौन कौन से हिस्से हो सकते हैं जहां पर पूरी तरह से कैप्चर करने की कोशिश अमेरिका की ओर से की जाएगी, ताकि ईरान को कहीं से भी मौका नहीं दिया जाए। विक्रमजीत चित्रा जी देखिए, जो अभी इस मैप में तो क्लियरली नहीं नजर आ रहा है, लेकिन ये जैसे ही आप, मेरे हिसाब से इस एरिया में अमेरिका अभी नहीं घुसेगा, क्योंकि अगर अमेरिका इस एरिया में घुसता है तो यहाँ पे माइनिंग है, और वो इधर तभी घुसेंगे जब वो किसी लैंडिंग की तैयारी करने की
सोच रहे हैं। करंटली उन्होंने लैंडिंग की बात नहीं की है, ये भी एक अच्छी बात है, बूट्स ऑन ग्राउंड की बात नहीं हुई है, अभी सिर्फ स्ट्रेट को कंट्रोल, इसका ऊपर कंट्रोल करने की बात की गई है। और ईरान की ओर से भी कहा जा रहा है मिसाइल डिफेंस और जहाज रोकने के लिए डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट का इस्तेमाल उसकी ओर से किया जा सकता है, तो फिर वहां पर क्या हालात बनेंगे सर? नहीं, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे अभी एक मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है, एक नेवल बिल्डअप हो रहा है, लेकिन इसका अभी मैं कोई एक्शन नहीं देखता हूं, क्योंकि अगर यहाँ से ब्लॉकेड, यानी कि अमेरिका आने जाने वाली शिप्स को ब्लॉकेड का भी देखिए अर्थ हमें समझना पड़ेगा। जैसे ही लोगों को, शिपिंग वर्ल्ड को पता चलेगा कि यहाँ से हमारा आना जाना मना है, तो कोई भी शिप ओनर अपना शिप यहाँ पे ना भेजेगा ना लेके आएगा, एक तरह से स्वयं ही वो अपना ब्लॉकेड हो जाएगा। क्योंकि देखिए शिप्स इतने महंगे हैं, इतना उसमें महंगा कार्गो आ रहा है, या वो गैस हो या वो पेट्रोलियम हो, और तो कोई भी इंश्योरर नहीं चाहेगा, कोई भी ओनर नहीं चाहेगा कि उनका शिप इस हालात में ऑपरेट करे। तो जब अमेरिका ने बोल दिया है कि मैं ब्लॉकेड करूंगा, तो मैं समझता हूं कि यहाँ पे शिप्स की, आप समझिए जो शिप्स अभी वहाँ हैं वहीं रह जाएंगे, और जो यहाँ हैं वो आवाजाही एक तरह से बंद हो जाएगी। जहाँ तक वॉरशिप्स की बात करें चित्रा जी, तो अमेरिका का आपको याद होगा पिछले एक हफ्ते से पहले भी मुझे याद है कि मरीन्स, उनका यूएसएस ट्रिपोली, उनका यूएसएस बॉक्सर ऑलरेडी इस एरिया में, ऊपर बंदर अब्बास पोर्ट आपके ठीक ऊपर हॉर्मुज द्वीप के ऊपर दिखाई दे रहा है, वहां से किस तरह की मदद अमेरिका ले सकता है अपनी राह और आसान करने के लिए इससे? नहीं, यहाँ बंदर अब्बास तो देखिए ये इनका ईरान के उनका नेवल हेडक्वार्टर्स है, ईरान के यहाँ पे प्रेजेंस है, तो यहाँ से मेरे को ये कुछ इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है। तो ईरान की जो मेन नेवी है और उनका है, उसकी डिप्लॉयमेंट यहाँ पे, ये जो आइलैंड्स हैं यहाँ पे ईरान ने कोस्टल डिफेंस लगाया हुआ है, उनके पास मिसाइल बैटरीज हैं, प्लस उनके पास जो मेन उनका जो अभी काफिला है वो है फास्ट अटैक क्राफ्ट्स का, जो आके आपकी शिप्स को घेरते हैं और फिर ड्रोन्स वगैरह इत्यादि एसिमेट्रिक वॉरफेयर से वो अटैक करते हैं, और काफ़ी उन्होंने नुकसान पहुंचाया है जो हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखा है। तो मैं समझ रहा हूं कि अभी ये ब्लॉकेड के रहते ये ईरान जो है अपने वही टैक्टिक्स अप्लाई करेगा, क्योंकि किसी भी हालत में जब तक अमेरिका अंदर अगर आ गया, क्योंकि एक चीज़ और सोचिए चित्रा जी, अगर अमेरिका अंदर आ गया है और फिर इस स्ट्रेट को किसी भी हालत में आप बंद कर देते हैं, कुछ भी करते हैं, शिपरेक करते हैं या इसके ऊपर आप तो जो यहाँ गया वो तो एक चक्रव्यूह की तरह होगा कि वो अंदर का अंदर फंस ही जाएगा। बिल्कुल। तो ये बहुत ही सोच समझ के अभी अमेरिका को आगे बढ़ना पड़ेगा मेरे हिसाब से, जब तक वो इस एरिया में पूरा माइन क्लियर करते हुए, रादर इस आइलैंड्स के ऊपर कंट्रोल करते हुए अंदर जाएंगे, ताकि उनको ये जरूर श्योर रहे कि हमारे को एग्जिट करने का मौका रहेगा। सर, ये बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं, 1980 के बाद की ये सबसे बड़ी तैयारी अमेरिका की ओर से की गई है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ शिवांग जुड़े रहेंगे। विक्रमजीत जी, मैं फिर आपके पास आऊंगी। 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती की जा रही है, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, अब्राहम लिंकन, 13 बड़े बड़े युद्धपोत, अंडर वाटर ड्रोन, माइन स्वीपिंग जहाज, इतनी बड़ी तैयारी के साथ अमेरिका वहां पर जा रहा है, और यकीनन मौजूदा जो स्थिति है वो कतई आगे आने वाले वक्त में किसी अच्छे संकेत का इशारा नहीं दे रही है। अजल मल्होत्रा जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, ट्रंप जो कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं, उसके जरिए यहां पर ईरान की मुश्किलें कितनी बढ़ेंगी, और आपको क्या लगता है कि ट्रंप का इस तरह से करना? और एक और जो तस्वीरें सामने आई है जरा आप दिखा दीजिए। राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से 2 तस्वीरें ट्वीट की गई हैं, जिसमें एक में वो जीसस दिखाई देते हैं और दूसरे में ट्रंप टावर चांद पर बनाते हुए वो नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें खुद उनकी ओर से सोशल मीडिया पर डाली गई हैं। अगर वो हम तस्वीरें दिखा दें, आप जरा सोचिए, जिस समय इस्लामाबाद में बड़ी बैठक चल रही थी, शांति की पूरी दुनिया में, ये देख लीजिए ट्रंप ने ये पोस्ट की है तस्वीर। अब जरा सोचिए, चांद पर ट्रंप टावर बना रहे हैं। दुनिया भर को मुश्किलों में डालकर अमेरिका के राष्ट्रपति क्या हासिल करना चाहते हैं? चांद पर ट्रंप टावर की एआई इमेज उनकी ओर से पोस्ट की गई है। अब जरा दूसरी तस्वीर भी आप दिखा दीजिए, और इस तस्वीर पर तो कोई भी हंसेगा, ये यकीनन अमेरिका के लोगों को भी ये तस्वीर कतई चुभ रही होगी इस समय। ट्रंप आप देखिए किस भूमिका में नजर आ रहे हैं। अचल मल्होत्रा जी, इन तस्वीरों पर मैं आपकी टिप्पणी, जीसस की तरह ट्रंप अपने आप को दिखाते हुए, और खुद ही उनकी ओर से सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें पोस्ट की गई हैं। सर, आप म्यूट हैं, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लें। अजय मल्होत्रा सर, प्लीज। नमस्कार, अभी आवाज आ रही? जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए। जी नमस्कार। चित्रा जी, वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप को समझ पाना बहुत मुश्किल है कि एक बात क्लियर है, उनकी पर्सनालिटी जो है नार्सिसिस्ट है, अपने आप को सेल्फ एडमायरर है, अपने बारे में कुछ भी इमेजिन कर लेते हैं, अपने हिसाब से वो दुनिया को चलाते हैं और अपने हिसाब से ही वो नतीजे निकालते हैं।
उनके हिसाब से उन्होंने ईरान को ऑलरेडी मिलिटरली डिफीट दे दी है। अब वो दुनिया पे एहसान कर रहे हैं कि हॉर्मुज को खुलवाएंगे। दैट्स नंबर 1। दूसरी तरफ अपने आप को जीसस क्राइस्ट दिखाना, कि शायद कहीं ना कहीं उनके दिल में गिल्ट है कि उनकी वजह से सैकड़ों हजारों लोग मारे जा रहे हैं। और जबकि उन्होंने सेकेंड टर्म में जब आए थे तो उन्होंने इस चीज़ की बार बार अंडरलाइन किया था कि मेरी पहली टर्म में अमेरिका ने कोई लड़ाई नहीं की थी और मेरे इस सेकेंड टर्म में भी कोई लड़ाई का इनिशिएटिव अमेरिका की तरफ से नहीं होगा और दुनिया में लोग मारे जा रहे हैं तो मैं सब लड़ाइयाँ रुकवा दूंगा। तो ये सब कुछ जो हो रहा, हालात ऐसे चल रहे हैं कि उनके हाथों से, इन ए वे उनके हाथों से बहुत से लोग मर रहे हैं बिकॉज उनका गलत डिसीजन बिल्कुल वजह से हो रहा है। तो शायद कहीं ना कहीं उन्हें अंदर से गिल्टी है, कचोट रहा है। और वो उससे पहले आपने देखा एक व्हाइट हाउस में जो वो बैठे थे और सब प्रीस्ट से वो ब्लेसिंग्स ले रहे थे अपने सफलता के लिए। ऐसी दुनिया में कोई बहुत बड़ा ऐसा कारनामा करने जा रहे हैं कि जिससे सारी दुनिया जो है वो हो जाएगी, बेनिफिटेड होगी दुनिया का, जैसे वो करने जा रहे हैं, सुधार करने जा रहे हैं। और हालात ये है कि अब जो हॉर्मुज स्ट्रेट, जिसके बारे में हम जानते हैं 50 बार वो अपनी पोजीशन बदल चुके हैं, कभी कहते हैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कभी बोलते हैं जिसको खुलवाना खोल लो, हमारा तो इसमें कोई लेना देना नहीं है। सब चीज़ें भूल जाइए, मान लीजिए कि वो वाकई अपनी इंटेंशंस को इम्प्लीमेंट ग्राउंड पे कर देते हैं, बिल्कुल, तो एक ब्लॉकेट के ऊपर दूसरा ब्लॉकेट, पूरी दुनिया का इसको नुकसान होगा, सिर्फ ईरान का तेल नहीं रुकेगा। समझने वाली बात है कि इस तरफ से तेल आना ही बंद हो जाएगा, तो जब कभी खुलेगा या कोई दूसरे रास्ते निकलेंगे तो हम जैसे लोगों के लिए तो तेल और महंगा होएगा ही होएगा। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी दुनिया को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि पूरी दुनिया उस समय क्या करेगी। ईरान अपनी हिसाब से वेपनाइज कर रहा है हॉर्मुज को, ये अपने आप में एक अलग मुद्दा है, जस्टिफाइड है या नहीं है वो अलग बात है। होना ये चाहिए कि उसकी ये बार्गेनिंग पावर के लिए वो यूज कर रहा है, तो आप उससे नेगोशिएट कीजिए, थोड़ी उसकी सैंक्शंस हटाइए, थोड़ी उसकी जो एसेट्स हैं उसको डिफ्रीज कीजिए और बदले में उससे नेगोशिएट करके हॉर्मुज खुलवाइए। या खुलवाने का मतलब ये है कि उस पर ये जो बात का कोई मतलब नहीं रह जाता है अगर राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से इस तरह से वहां पर किलेबंदी की जाएगी और लगातार उनकी ओर से बयानबाजी भी दी जा रही है, जिससे यकीनन पूरे दुनिया को सन्नाटे में जिस बात का आपने जिक्र किया हम दिखा रहे हैं। नाकेबंदी मतलब दुनिया के लिए कितनी तबाही होगी, संभावित आर्थिक नुकसान आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नाकेबंदी मतलब कुल नुकसान 4046 करोड़ प्रतिदिन का होगा, एक्सपोर्ट 2567 करोड़ प्रतिदिन का होगा, इंपोर्ट 479 करोड़ प्रतिदिन का होगा और मासिक नुकसान 1,21,000 करोड़ महीने का होगा। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि दुनिया किस तरह से तबाही के कगार पर चली जाएगी और एक सनकपन यहां पर देखने को मिल रही है। हसन हाशमी पीरजादा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, नेटो देशों का हाथ पैर जोड़ा, वो काम नहीं आया, सहयोगी भी उनके साथ खड़े नजर नहीं आ रहे हैं। सीज फायर हुआ तो उम्मीद जगी कि सही रास्ते पर ट्रंप और ईरान दोनों ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक दूसरे को आंखें दिखाते रहे और ऐसे ऐसे बयान सीज फायर के दौरान भी करते रहे जिसने सभी को सन्नाटे में डाल दिया कि सीज फायर भला ऐसे कैसे हो सकता है। अब जब उनकी ओर से यह कदम उठाया जा रहा है नाकेबंदी का, इस पर क्या है आपकी टिप्पणी हसन हाशमी साहब? चित्रा जी, थैंक यू। मैं इसको ये देखता हूँ कि जो ट्रंप कर रहे हैं या उसके जवाब में जो ईरान अभी बयान दे रहा है, ये एक जो है वो डिफेंस पोस्टरिंग है जो अपनी दोनों कंट्रीज आपस में कर रही हैं। असल में लास्ट टाइम जब ये इस्लामाबाद के अंदर जो मीटिंग हुई है वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस की और ईरानियन वफ्द की, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों पे जो है वो उनका आपस में जो एग्रीमेंट है वो है। जिन चीज़ों का एग्रीमेंट नहीं है वो यही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और जो यूरेनियम एनरिचमेंट। तो इतना जो बड़ा मसला है वो इतनी जल्दी रिजॉल्व होगा नहीं। तो उसके लिए जो ये पहली मीटिंग थी, ये उसकी कड़ी अच्छी है कि इसके बाद में हमने जो भी बयानात सुने हैं उसके अंदर एक पॉजिटिव आंसर भी आया है कि ईरानियंस ने भी कहा है कि कुछ चीजें रह गई थी और ट्रंप ने भी कहा है कि बड़े अच्छे मुज़ाकरात करने वाले थे। लेकिन जैसे आपके पहले पैनलिस्ट ने भी कहा कि जब ये चीज आगे बढ़ेगी तो पूरी दुनिया को जो नुकसान होगा उसके अंदर मैं देखता हूं कि सबसे ज्यादा नुकसान तो हिंदुस्तान का हो रहा है, पाकिस्तान का भी हो रहा है, इसका भी हो रहा है। लेकिन जो हिंदुस्तान का नुकसान है, अगर 1% आपकी जीडीपी जो है वो शेव करती है तो आपको $45 बिलियन का नुकसान है। उस $45 बिलियन से वहां पे क्या क्या नहीं हो सकता।
वहां पे जो है वो अहमदाबाद लेन बन सकती है, हेल्थ केयर सेंटर बन सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं। आई थिंक सो पूरी दुनिया को जो है वो इन्वॉल्व होना पड़ेगा। पाकिस्तान ने कोशिश की है, पाकिस्तान अभी भी जो है, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अभी सऊदीया के लिए जा रहे हैं और उसके बाद वो वहां पे टर्की पे जाएंगे। हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री इंगेज कर रही है। आई थिंक सो अब ये टाइम है कि सबको स्टेप अप करना पड़ेगा, सबको अपने जो फॉरेन जो प्रेशर है वो यूएस के ऊपर भी और ईरान के ऊपर भी डालना पड़ेगा, ताकि ये जो दोनों कुव्वतें हैं ये एक रजामंदी के ऊपर आए और दुनिया की जो है वो इस जो माशी बुरान आ रहा है, जो इकोनॉमिक टर्मोइल है, उससे जान छूटे। लेकिन जान कब छूटेगी ये बड़ा सवाल है। सीज फायर हुआ तो लोगों में बड़ी उम्मीद जगी कि आगे आने वाले वक्त अब शांति का पैगाम लेकर आएगा, लेकिन यहां पर तो बातचीत फेल होने के बाद अब जरा देखिए ट्रंप की ओर से लगातार किस तरह से धमकी पे धमकी दी जा रही है। एक बार फिर से आपका रुख करते हुए कमांडर विक्रमजीत सिंह जी, चूंकि अब से थोड़ी देर के बाद 7:30 बजे का वक्त भारतीय समयानुसार डिसाइड जो हुआ है, हम अपने दर्शकों को ये जानकारी के लिए बता रहे हैं कि भारतीय समयानुसार 7:30 बजे का वक्त रहेगा जब नाकेबंदी की जाएगी। आप कैसे बताएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका की नाकेबंदी कहां से होगी और ईरान के लिए कितनी बड़ी चुनौती वो पैदा करने जा रहे हैं? जी चित्रा जी, देखिए वापस फिर इस मैप की तरफ ही रुख करते हैं। देखिए जो हमारा ये गल्फ ऑफ ओमान है, मोस्टली ये जो गल्फ ऑफ ओमान है और उसके बाद अरेबियन सी आ जाता है, और ये तो नॉर्मल सी है, ओपन सी है, इसमें आपको राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज है, कोई भी शिप्स आ सकते हैं, नॉर्मल ट्रेड एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। यही जो आपका स्ट्रेट आ जाता है ये तो बहुत ही संकीर्ण है, जैसे 20 से 22 नॉटिकल माइल्स हमने बताया कि इससे ज़्यादा चौड़ा ये है नहीं। तो मेरे हिसाब से तो अगर उन्होंने नाकेबंदी करनी है तो इसी के इस स्ट्रेट के ईस्ट में ही रह के यूएस नाकेबंदी करेगा। लेकिन देखिए उन्होंने एक पब्लिकली एक डिसीजन दे दिया है कि हाँ हम ये करने वाले हैं, एक तरह से नोटिस टू मरीनर्स जाएगा कि भाई आपको इस एरिया में ध्यानपूर्वक जाना है। और जैसे मैंने पहले बताया था कि काफ़ी जो लोग हैं वो ऑटोमेटिकली इस रूट को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। जानना चाहूंगी, लोगों के ज़हन में सवाल है वो पुराना मैप एक बार फिर से इसके पहले वाला आप लेकर आइए, क्योंकि लोग ये जानना चाह रहे हैं आखिर वो कौन सा हिस्सा है जहां पर नाकेबंदी करके ट्रंप ये बताना चाहते हैं अब ईरान के लिए अब मुश्किलें पैदा होंगी। फिलहाल आपको देखिए हॉर्मुज क्यों चाहिए, उसके पीछे की वजह है इजराइल पाइपलाइन के लिए अमेरिका कंट्रोल के लिए, ईरान टोल टैक्स के लिए और चीन सस्ता तेल के लिए। ईरान टोल टैक्स लगाता है तो भी महंगाई की मार हम सब पर और अमेरिका की ओर से जो रुख अख्तियार किया जा रहा है उस पर। मैं आपसे यहां पर जानना चाहूंगी कहां पर कंट्रोल है अभी ईरान का जिस पर अमेरिका के राष्ट्रपति अपना कंट्रोल करना चाहते हैं, एक बार जरा उस रास्ते को बताइए। देखिए मेरी बात मैं आपको फिर से समझाता हूं। चित्रा जी, ये था पुराना रूट, ठीक है, ये आप गल्फ ओमान गल्फ से आते थे और ये आप जाते थे यहाँ पे। ये जो बीच का हिस्सा हम दिखा रहे हैं जहाँ पर ये इस समय फायर देख रहे हैं हमारे दर्शक, जहाँ पे माइनिंग की गई है, जहाँ पे एक दो शिप्स में और माइनिंग को लेकर खबर आई कि ईरान को मतलब नहीं पता कि माइनिंग उसकी ओर से बिछा दी गई थी और फिर उसके बाद खबर आई कि नहीं पता कि इसको कैसे हटाया जाए। उसकी भी बातचीत हो रही थी चित्रा जी, मैं उस पर भी आऊंगा माइन के ऊपर। तो उन्होंने अभी क्या किया है कि आईआरजीसी ने ये रूट दिया है, ठीक है, तो मैं मानता हूं कि उनको ईरान को क्योंकि मालूम है कि उन्होंने कहां कहां माइन लगाए हैं, तो उससे एक सेफ पैसेज रख के, सेफ डिस्टेंस रख के, माइन के डेटोनेशन का जो एरियाज होता है उसको दूर रखते हुए उन्होंने एक ये सेफ पैसेज। तो अमेरिका को क्या ये दिक्कत नहीं होगी वहां पर ईरान की ओर से माइन बिछाए गए हैं, वहां पर अगर वो ब्लास्ट करना चाहे तो आराम से, क्योंकि कंट्रोल तो पूरा ईरान के पास है। सही बात है, तो ये अमेरिका के लिए दिक्कत तो होगी। इंफॉर्मेशन ईरान के पास है कि हमने माइनिंग कहां की है, लेकिन अमूमन अब जब किसी आप एनिमी वाटर्स में जाते हैं, ठीक है, जब आप एनिमी वाटर में जाते हैं तो आपकी फोर्स के जब अंदर जाएंगे तो आप भी माइन स्वीपिंग ऑपरेशन करते हुए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अमेरिका कहाँ आना चाहता है, नाकेबंदी कहाँ करेगा? देखिए यही है वो रास्ता यही है स्ट्रेट का, जो कि आपका ओमान और अपना ईरान के बीच में जो 20-22 नॉटिकल माइल का जो रास्ता है सबसे संकीर्णा। इसमें एक और चीज है कि ये हम अभी 20-22 नॉटिकल माइल बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो उसका रास्ता है वो सिर्फ 2-2 माइल का रह जाता है। यानी कि जो एक लेन अंदर जा रही है और एक लेन बाहर आ रही है, इस लेन को देखें जो मोटी पट्टी दिख रही है हरी, तो ये करीब टोटल मिला के आपका 4 नॉटिकल माइल का एक चौड़ी पट्टी रह जाती है, जिसके बीच में आपको हम शिप्स को गाइड करेगी ईरान। तो यदि ये रास्ता ही बंद कर दिया मैंने, आप सोचिए कि यहाँ पे अगर मैं किसी भी शिप को आने ना दूं और जाने ना दूं, यानी कि यहाँ मैं खड़े हो जाऊं, तो और जो भी शिप आ रहा है उसको रहने देगा उसकी ओर से जो पहले से समुद्री माइंस बिछाए गए हैं, ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन सकता है, जिससे निपटने के लिए अमेरिका तैयारी में तो जुटा हुआ है लेकिन अभी निकल नहीं पा रहा है वो। बिल्कुल सही चित्रा जी, लेकिन माइन देखिए अभी जैसे हम सोच रहे हैं कि सारे माइन हम इस साइड में है स्ट्रेट के, यानी कि अंदर इस खाड़ी में है, पर्शियन गल्फ में है माइनिंग उन्होंने की हुई है, ताकि ना ही अमेरिका इस एरिया में घुसने की कोशिश करे और ना ही अगर यहाँ से वो लैंडिंग करना चाहता है
अपने लैंडिंग क्राफ्ट लेके आना चाहता है तो ईरान की धरती पर पैर रख पाए। बिल्कुल, तो वो हिसाब है, क्योंकि इस तरफ तो आपका पूरा ओपन सी शुरू हो जाता है। ये पूरा हॉर्मुज स्ट्रेट 39 किलोमीटर चौड़ा है, जिस पर मुख्य शिपिंग लाइन की लंबाई 3 किलोमीटर है, जहां से पूरी दुनिया का तकरीबन 20% जो तेल है 20% वो जाता है। और यहां पर आप कह रहे हैं कि अमेरिका की नजर है इस पूरे हिस्से को ब्लॉक कर दिया जाए और उसके बाद ईरान की कमर तोड़ दी जाए, जिस स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर लगातार वो सख्ती दिखा रहा है, अमेरिका के ऊपर दबाव बना रहा है। चित्रा जी, क्योंकि अमूमन ऐसे हुआ गया है, जो कि नॉर्मल क्या होता था कि जो पोर्ट्स होते थे, पोर्ट्स का जो माउथ होता था उस पर ब्लॉकेट कर दिया जाता था, जिसको हम बोलते थे डायरेक्ट ब्लॉकेट। तो अभी यहाँ पे तो पोर्ट तो नहीं है, स्ट्रेट ही इतना स्ट्रेटेजिक है कि पूरे का पूरा आपने स्ट्रेट ब्लॉक कर दिया तो पूरा ही आपका ब्लॉक हो गया है। तो इसीलिए अभी यही लॉजिकल जगह बनती है ब्लॉकेट की। और यहाँ पे अमेरिका कहीं पे, यहाँ पे आप सोचिए ईस्ट ऑफ दिस स्ट्रेट अमेरिकन फोर्सेस यहाँ पे रहेंगे और जो भी शिप्स आएंगी या जाएंगी जो ईरान के हित में ट्रेड कर रही हैं, हाँ, उनको यहाँ से आना जाना एक बार जल्दी से हम दिखा देते हैं कि अगर इस तरह के हालात बन गए तो फिर आगे क्या होगा। हॉर्मुज अगर ठप होता है तो संभावना देखिए, आशंका इसको कह सकते हैं, तेल उत्पादन ज्यादा प्रभावित होगा। हॉर्मुज ठप होता है तो सालाना 9 अरब का नुकसान, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं और यकीनन ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। सालाना 9 अरब का नुकसान हो सकता है, उत्पादन घटेगा, 5 लाख बैरल प्रतिदिन उत्पादन घटता हुआ नजर आएगा। और ये हम आपको दिखा रहे हैं हॉर्मुज ठप होने की स्थिति में क्या क्या असर पड़ सकता है। स्टोरेज फुल हो जाएगा 13 दिनों के भीतर। आगे की आशंका बताते हैं, नया तेल रखने की जगह नहीं बचेगी तो हालात क्या बनेंगे। इसका मतलब माने जो 5 पॉइंट्स हमने बताए हैं, इसमें क्या आप बताएंगे। देखिए चित्रा जी, पहले भी हम देख चुके हैं, जैसे ही आप एक शिपिंग बंद कर देते हैं तो हर एक कंट्री के पास एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखने का एक लिमिटेड पीरियड होता है। तो उतने दिन का ही तेल वो उत्पादन करेगा, उतने दिन का रखेगा। जब आप शिपिंग ही नहीं कर रहे हैं तो तेल क्यों बनाएगा। तो ऑब्वियसली उनको अपनी तेल प्रोडक्शन जो है वो बंद करनी पड़ेगी। तो इसके, और हमने देखा है कि 5 मिलियन बैरल्स जो रोज निकलते हैं, यदि आप वो नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो पूरी वर्ल्ड पे क्या असर होगा, हम उसका नजारा देख चुके हैं। सब उसके भुक्तभोगी हो रहे हैं मौजूदा वक्त में। अब चलते हैं जल्दी से अपने मेहमानों के पास, समय दोबारा फिर आपके पास आऊंगी। यकीनन जिस तरह के हालात बने हुए हैं पूरी दुनिया को उसने चिंता में डालकर रखा हुआ है, लेकिन आगे क्या होगा सभी की निगाह इस बात पर टिकी हुई है। ईरान को और दहशत में लाने के लिए उसकी सबमरीन भी पानी के भीतर निगरानी कर रही है ताकि जरूरत पड़ने पर और बड़ी कार्रवाई की जा सके। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं, उनके पास जाऊंगी, लेकिन उसके पहले जमीर अब्बास जाफरी साहब को जोड़ना चाह रहे थे। जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति हमने दिखाई है उस पर आपकी मुश्किलें तो बढ़ेंगी जमीर साहब। कितनी भी बातें, ये सही बात है कि मौजूदा लड़ाई में आप अमेरिका के ऊपर भारी दिखाई दिए, आपके लोगों ने जिस तरह की प्रतिभा का प्रदर्शन किया, एक साथ इकट्ठा होकर जो जिस जज्बे के साथ लड़ाई लड़ी, पूरी दुनिया उसको सैल्यूट कर रही है। लेकिन वो अमेरिका है, आपने कहा माइंस बिछाए हुए हैं, हो सकता है ये आपको नहीं पता हो, लेकिन उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो अंदर जाकर सब कुछ जानकारी लगा सकता है। जमीर अब्बास साहब, फिर आप क्या करेंगे। पहले तो आप कुछ चीजें सुन लें। ये हॉर्मुज जो है इसके तकरीबन 1000 किलोमीटर के आसपास अब्राहम लिंकन है, यानी 40-45 दिन में लगे, 1000 किलोमीटर नजदीक भी नहीं आ सके, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको मैप्स के जरिए मैं समझा दूं कि 2 चीजें आप समझ लें। एक तो ईरान ने फुल प्रोडक्शन पे ऑयल सप्लाई कर रहा था चाइना, ठीक है। ईरान इस वक्त जो ऑयल जा रहा है वो चाइना जा रहा है। अब जब अमेरिका कह रहा है कि भाई हम नाकाबंदी करेंगे, उसका मतलब ये नहीं है कि वो हॉर्मुज में आएंगे। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब हॉर्मुज से निकलेगी शिप्स, हम बीच समंदर में या उनको इंडियन ओशन में रोक देंगे, हम उन्हें आगे जाने नहीं देंगे, उन्हें अंदर आने की जरूरत नहीं है, या धमकी देंगे कि हम आपको मिसाइल से मार देंगे, आप आगे ना बढ़े। ये उनकी स्ट्रैटेजी है। इसका मकसद क्या है, अभी 2 मिनट में सब चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं, व्यूअर के लिए क्लियर हो जाए। इससे होगा क्या, जैसा कि आपने कहा कि ऑलरेडी $13 ट्रिलियन मार्केट से, स्टॉक मार्केट से गायब हो गया है। यानी फ्रांस, जर्मनी और यूके, जापान, इनके मिला के जितने पैसे होंगे जीडीपी के, वो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट से गायब हो गए हैं। ऑयल जो इस वक्त $115 पर पहुंच गया है, अगर ये ब्लॉकेट करते हैं तो ये अमेरिका जिस वजह से हार रहा है उसमें स्पीड बढ़ेगी, दुनिया में ऑयल बढ़ेगा, दुनिया में स्टॉक मार्केट तबाह होंगी, अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी। जिस वजह से ये घुटने पे आए हैं, ये तो अपने ही लिए नुकसान करेंगे, ईरान का क्या नुकसान होगा। दूसरी चीज, ईरान चाइनीज शिप भेजेगा, क्या अमेरिका चाइनीज शिप को मारेगा?
क्या चाइनीज शिप को रोकेगा? अगर चाइनीज शिप को मार सकता है तो वो अमेरिका और चाइना के बीच की प्रॉब्लम होगी, ईरान की प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरा ऑप्शन, ईरान के पास सिर्फ होर्मुज का ऑप्शन नहीं है, ईरान पीछे से कैस्पियन सी से डायरेक्ट रशिया बेच सकता है ऑयल को, और रशिया से अपना सप्लाई चालू कर सकता है। तो ईरान को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी अमेरिकन इकोनॉमिस्ट सारे कह रहे हैं, सर पे हाथ रख के कह रहे हैं कि ये जो ट्रंप कर रहा है ये खुद अमेरिका को हराने के लिए कर रहा है या ईरान को हराने के लिए कर रहा है। लेकिन खबर ये भी है कि चाइना में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका ने जो बड़ा ऐलान किया है उस पर बैठक होने जा रही है और रशिया के मंत्री अब चाइना पहुंच रहे हैं। वहां पर आपस में डिस्कशन किया जाएगा कि अमेरिका को कैसे रोका जाए या बीच का रास्ता कैसे निकाला जाए। इस तरह की भी बड़ी खबर जानकारी निकल कर आई है। सुजाता पांडे जी का मैं रुख करूंगी और उसके बाद वरुण पुरोहित जी फौरन आ रही हूं आपके पास। सुजाता पांडे जी, यकीनन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकेबंदी के बाद हिंदुस्तान में भी स्थिति खराब हो सकती है, महंगाई बढ़ने का खतरा जताया जा रहा है और ट्रंप की ओर से भारत के संदर्भ में भी जिस तरह के बयान दिए जाते हैं, भगवान ही मालिक है उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है हमेशा। सुजाता पांडे जी, कैसे निपटेगा हिंदुस्तान इससे? देखिए, इसके लिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के उस भाषण को याद करना चाहिए जो उन्होंने सदन में दिया था। उन्होंने कहा था कि ये एक अप्रत्याशित घटना हो रही है और हम सब तरह से तैयार हैं। ये कोरोना जैसी स्थिति है, तो लोगों ने उस समय बोला कि अरे वो कोरोना की बात कर रहे हैं, क्या महामारी जैसी बात कर रहे हैं। लेकिन आज समझ में आ रहा है कि ना भारत ने इस पीस टॉक जो पाकिस्तान जिसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहा था और जिसकी चपत उसको लग गई है उसमें भाग लिया, बल्कि दोनों तरह से वार्ता बनाए रखी। और इसमें क्या किया भारत ने कि 2 से 2.5 महीने के लिए भारत के पास जो तेल का स्टॉक है वो पूरी तरह से ठीक है। उसके बाद भारत सिर्फ ईरान से तेल नहीं ले रहा था। ये सही है कि 80% हमारा तेल जो है उस स्ट्रेट से आता है और ये सिर्फ दुनिया के सारे देश अफेक्टेड, सिर्फ भारत नहीं है। जापान तो और ज्यादा अफेक्टेड है, चाइना और ज्यादा अफेक्टेड है। लेकिन भारत ने क्या किया कि इसी में डाइवर्सिफाई किया। हमने वेनेजुएला से तेल लिया, हमने अफ्रीका से तेल लिया, हमने अमेरिका से तेल लिया और हमने रशिया से भी तेल लिया। वो यूएस को बता के लिया। तो वो हमने अच्छी प्लानिंग कर रखी है। साथ ही साथ आपको पता है कि पहले जो एलपीजी 25 दिन का जिसका लीड पीरियड था, अब उसको 45 डेज कमर्शियली कर दिया गया है। तो सरकार पहले से ही तैयार बैठी थी, उसको पता था कि 2 हाथी लड़ रहे हैं तो उसमें नुकसान जो है वो जंगल का होगा। और इसी वजह से सरकार ने अपनी जो डिप्लोमेसी है वो डिप्लोमेसी किसी को खुश करने के लिए या किसी के उसका पेट डॉग बनने के लिए नहीं की। सरकार ने देखा कि हमें क्या जरूरत है। वो ईरान से भी बात करके अपने शिप्स को निकालती रही और उसके बाद ना ही इस पीस स्टॉक वाले पचड़े में पड़ी। यहाँ पे तो लोग तो बहुत सारे लोग थे जो उछल रहे थे कि अभी देखो पाकिस्तान तो बड़ा हीरो बन गया, पाकिस्तान डिप्लोमेसी दिखा रहा है, वह विश्व का लीडर बन गया है। लेकिन आज समझ में आ रही है बात कि सरकार आपसे हमसे इस पैनल पे बैठे हुए लोगों से ज्यादा समझदार है, क्योंकि उनके पास हमसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है और इसीलिए हर तरह का प्रयास करके रखा गया है। ये सच बात है। सरकार को इंफॉर्मेशन या जानकारी यकीनन जो एक्सपर्ट होते हैं वही देते हैं। नहीं रह सकता है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन इस मामले के जो विशेषज्ञ होते हैं सरकार की ओर से भी उनसे डिस्कशन किया जाता है कि बताइए हमारे पास ऑप्शन क्या है। इस तरह के हालात बने हुए हैं, सरकार खुद अकेले हिस्सेदार नहीं हो सकती कि अच्छा लग रहा है तो ओके कर दो, बुरा लग रहा है तो नहीं उसको रोक देते हैं। यकीनन इस मामले के विशेषज्ञों से बड़ी बैठक की जाती है, उनकी राय ली जाती है, पॉइंट टू पॉइंट, मिनट टू मिनट कार्यक्रम तय किए जाते हैं और उसके बाद फिर अपने कदम आगे बढ़ाए जाते हैं एक मुल्क के तौर पर। लेकिन वरुण पुरोहित जी, आपके पास आते हुए, देखिए मौजूदा वक्त जिस तरह के हालात बने हुए हैं या जो इशारा मिल रहा है, बड़ी चुनौतियां आगे आने वाली हैं। ऐसे में कम से कम विपक्षी दलों को भी अपने थोड़ा सा सपोर्ट करके चलना होगा। सत्ता पक्ष विपक्ष एक साथ रहेंगे तो शायद बड़ी मुश्किलों का हल ये देश निकाल पाए। वरुण पुरोहित जी। चित्रा जी, आदरणीय चित्रा जी, विपक्ष पे हर चीज़ थोपना मैं उचित नहीं मानता। ये सरकार का कार्य होता है कि विपक्ष को अपने साथ लेना। जब आप दिन भर विपक्ष को कोसते रहोगे, पार्टियों को कोसते रहोगे, पूर्व प्रधानमंत्रियों को, पूर्वजों को कोसते रहोगे तो कौन आपसे आके बात करेगा। आपका खुद के दायित्व बनता है कि आप अपनी साइकोलॉजी को बदलो। मैंने पहले भी कहा था, अपनी साइकोलॉजी बदल के विपक्ष को साथ लेने का तो जो हेड ऑफ द फैमिली, जो गार्जियन ऑफ द फैमिली है उसको करना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकली आपको खुद को पॉलिटिकल वेंडेटा से काम करना है, पॉलिटिकल फ़ायदा उठाना है,
पूर्वजों को कोसना है तो वो कैसे एकता स्थापित होगी, हो नहीं सकती है। लेकिन फिर भी आप जो विपक्ष कह रहे हो, कोविड को कितनी भी परिस्थिति आई, भारत में अनेकता में एकता हमेशा रही है और आज भी कोई वैश्विक स्थिति खराब होगी तो भी पूरा देश एक है, विपक्ष या पक्ष की बात ही नहीं है। क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनको हटा तो सकते नहीं है रातों रात, तो चलना तो उन्हीं के साथ पड़ेगा और मोदी जी को भी विपक्ष के साथ ही चलना पड़ेगा। तो सबको साथ होके ही चलना पड़ेगा, सब साथ होके ही चलेंगे। लेकिन जब पॉलिसी की बात आती है, कोई देखिए आलोचना का स्थान लोकतंत्र में बड़ा अहम होता है और आलोचना होनी भी चाहिए और आलोचना होती है, इसलिए आलोचना से भागना नहीं चाहिए सरकार को। कोई भी बात है, प्रिपरेशंस में अगर कमी है, अगर उस प्रिपरेशन की कमी को अगर विपक्ष कोई बात करता है तो उसको सुनना चाहिए, मानना चाहिए। जनता परेशानी, आज ये जो आप बात कह रहे हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, कुछ समय समाप्त होने के बजाय कितना लंबा खिंच गया, वो उस स्थिति आ गई ईरान के साथ। अगर अमेरिका का वैसी स्थिति हो गई तो भारत को जबरदस्त नुकसान होगा, लेकिन भारत की जनता सब सहन शक्ति के साथ सहन करेगी। लेकिन जो सरकार की प्रिपरेशन है, जैसे ऑयल रिजर्व्स की तो बात आ गई भाई 74 दिन का है, लेकिन उसके बाद स्ट्रेटेजिक रिजर्व कितना है भारत के पास, और 90% 80% अगर गैस बाहर से एलपीजी आ रही है तो उसके ऑल्टरनेट क्या है। ऑल्टरनेट है, आपने देखा अभी बात करी अभी कि पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दिया प्रधानमंत्री ने, उसके बाद इंडक्शन कितने महंगे हो गए। तो ये सब चीजें कंट्रोल सरकार को करना है और सरकार को सबको साथ लेके चलने की एक नीति अपनानी होगी। क्योंकि जो डोनाल्ड डक है या डोनाल्ड ट्रंप है, ये डी कंपनी के जैसे व्यवहार कर रहे हैं। आप देखिए, ग्रीनलैंड मुझको दे दो, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा ले गए, वो कभी भी कुछ भी मांग सकते हैं, तेल पे मैं कब्जा करूंगा, वो कभी भी कुछ भी मांग सकते हैं। लेकिन मुझे हैरानी तब होती है ना वरुण पुरोहित जी, जब कई मामलों में वो भारत की आलोचना या नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ कहते हैं। हमारे देश का विपक्ष इतना खुश को ट्रंप से ज्यादा सत्यवादी हरिश्चंद्र कोई नहीं है। ट्रंप ने ये कह दिया, एकदम मोदी को आईना दिखा दिया। और जब दूसरे देशों के संदर्भ में ट्रंप इस तरह के बड़बोलेपन दिखाते हैं, गलत बयानी करते हैं, तब आप लोगों को बड़ा वो बुरा लगता है कि नहीं, ऐसा ट्रंप डोनाल्ड डक बन के क्यों काम कर रहे हैं। तो ट्रंप के मामले में भी मुझे लग रहा है एक कैरेक्टर विपक्षी दलों को अख्तियार कर लेना चाहिए। खैर, ट्रंप को लेकर यहाँ पर हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। अचल मल्होत्रा जी, आपके पास आते हुए, देखिए हॉर्मुज़ पर आर पार की स्थिति इसलिए है, चीन को धमकी दी है। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी कि अगर उसने ईरान की सैन्य मदद की तो अमेरिका उस पर 50% तक भारी टैरिफ लगा देगा। ट्रंप ने कहा है अमेरिकी नौसेना हॉर्मुज़ स्ट्रेट में नाकेबंदी करेगी, ईरान को टोल देने वाले जहाजों को भी रास्ते में रोक लिया जाएगा। उधर दूसरी तरफ ईरान की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि वहां से गुजरने वाले जहाजों को रियाल में टोल देना जरूरी है, वरना जो होगा अपनी बुरी स्थिति के लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। अगर इस तरह के हालात बनने लगेंगे अचल मल्होत्रा जी, ट्रंप को समझाने वाला कोई नजर नहीं आता है। खबर आई है कि चीन में रशिया और चाइना की बैठक होने वाली है इसी मुद्दे पर। आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे समझौते हो सकते हैं, बात बन सकती है कि भाई ट्रंप को बताया जाए कि आपस में लड़ो, दुनिया को क्यों परेशान कर रहे हो? अचल मल्होत्रा जी। जी बिल्कुल, देखिए चाइना इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ना सिर्फ इसलिए कि वो ईरान से काफ़ी तेल लेता है, बट जनरली ओवरऑल स्पीकिंग मुझे लगता है इसमें चाइना का रोल है। चाइना की ये पॉलिसी है कि वो खुल के सामने नहीं आना चाहता और उसकी एक काफ़ी समय से पॉलिसी चल रही है कि उसको जो दुनिया जीतनी है उसको अपनी इकोनॉमिक पावर के दम पर जीतनी है, और हर जगह उसने जो है बहुत ही सख्तली उसने अपना अपना कंट्रोल बनाया है। तो चाइना लड़ने के लिए तो सामने नहीं आएगा, लेकिन जाहिर है जहां उसके खुद के इंटरेस्ट स्टेक पे होंगे तो वो कन्फ्रंट जरूर करेगा अमेरिका को। और अमेरिका जानता है, ये पहली बात नहीं है, ट्रंप को जो धमकी दे रहे हैं टैरिफ लगाने की, वो तो 100% तक लगा के देख लिया उन्होंने, बिल्कुल, और फिर उसके बाद बैकआउट भी कर गए। तो ट्रंप तो चिकन आउट करने के लिए भी बहुत मशहूर हैं। तो इस तरह की परिस्थितियां क्रिएट करना, जिसे हम अपनी भारत हिंदुस्तान में इसे कहते हैं रायता फैलाना, तो रायता फैलाने में ये बहुत मशहूर है। अब फिर खुद समेटने का समय आता है तो साइड पे हो लेते हैं। अभी अपनी मिलिट्री विक्ट्री उन्होंने अनाउंस करी, साइड पे हो गए और जेडी वांस को आगे लगा दिया उस बातचीत में जो उन्हें शायद पता था कि ये सफल कभी होने वाली। बिल्कुल। अब जो उसका खमियाजा होगा जेडी वांस पे जाएगा। जेडी वांस ने एक सॉफ्ट लाइन ली थी, जेडी वांस उनके कंटेंडर है नेक्स्ट रिपब्लिकन टिकट नॉमिनेशन के लिए अगले आने वाले इलेक्शंस के लिए, जो डोनाल्ड ट्रंप भी खुद भी लड़ना चाहते हैं। तो इसके पीछे वो पॉलिटिक्स है या नहीं मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनको ज्वाइन करो, डॉट्स को ज्वाइन करो तो समझ में आता है। तो ईरान के पास अभी भी रशिया और चाइना की सपोर्ट है और मुझे लगता है आने वाले वक्त में रहेगी भी। और इन दिनों में भी आपने देखा होगा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी रशिया और चाइना ने अलग से रुख लिया है थ्रू आउट।
चाहे वो अब्सटेन किया है, चाहे उन्होंने वीटो किया है। तो इस फैक्टर को ट्रंप को मुझे लगता है इग्नोर नहीं करना चाहिए। नहीं सर, लेकिन जब ट्रंप धमकी देते हैं चाइना को कि अगर ईरान की सैन्य मदद की तो 50% भारी टैरिफ आप पर हम लगाएंगे, चीन पर इसका असर तो होगा, या आपको लग रहा है कि नहीं चीना को 100% भी तो लगा के देख चुके हैं वो, इससे पहले 100% भी लगा के देख चुके हैं और उसके बाद बैकआउट भी किए हैं। और वो ही इज ऑल्सो इचिंग फॉर अ मीटिंग, विजिट टू बीजिंग, वो काफी समय से वो चाह रहे हैं। अगर आप ये देखिए कि अगर हालात बिगड़े और शिपिंग ने कह दिया कि मैं विजिट या आपकी जो मीटिंग है या विजिट है इसको पोस्टपोन करता हूँ, या मुझे अभी द टाइम इज नॉट राइट कि आप यहाँ आए, तो मुझे लगता है इससे बड़ी इंसल्ट नहीं होगी डोनाल्ड ट्रंप के लिए। तो बहुत सी चीजें हैं जो, और शिपिंग वगैरह ये इस चीजों को देख काफी कंसिडर करते हैं, इस तरह की उनकी अपनी जो डोमेस्टिक रेपुटेशन है, इससे पहले कि ट्रंप मना करें। और अगर उन्होंने चाइना को नीचे दिखाने की कोशिश करी तो आपको हैरानी और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर चाइना की तरफ से ये कह दिया जाए कि भैया अभी आप रुकिए, अभी वक्त ठीक नहीं है आपकी विजिट का, आप टैरिफ लगाना है जो लगाना है लगा लीजिए, आपने पहले 100% भी लगा के देख लिया और उसके बाद वापस आ गए, बैकआउट करने के लिए आप वैसे ही मशहूर हैं। तो चाइना और रशिया का इंटरेस्ट है इसमें। अब देखिए रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जिसमें इतना बड़ा रोल दिखा रहे थे और मैं पीस करा दूंगा, तो कहीं बैकड्रॉप में चला गया। बिल्कुल। एक बड़ी खबर आ रही है सर, मैं फौरन आपका रुख करूंगी। बड़ी खबर आ रही है, इजराइल के पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान आया है, किसी भी वक्त खत्म हो सकता है युद्ध विराम, ईरान के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है, ये इजराइल की ओर से कहा गया है। आपको बताते चले इजराइल में कुछ घंटों पहले एक सर्वे हुआ है जिसमें जानकारी ये सामने आई है कि बहुत बड़ी आबादी वो नहीं चाहती है कि युद्ध विराम के जरिए आगे बढ़ाया जाए। उसका ये कहना है कि ईरान पर हमले जारी रखे जाएं। नेतन्याहू पर घरेलू दबाव भी है। युद्ध विराम होने के बाद उनकी ओर से आपने सीधा सवाल भी करते हुए नेतन्याहू को सुना था कि अमेरिका ने कैसे कर दिया, हम इसके लिए तैयार नहीं है, हम आखिरी तक लड़ाई लड़ेंगे। और ईरान की ओर से बार बार कहा गया कि लेबनान पर हमले नहीं किए जाएं, उसके बावजूद लगातार इजराइल की ओर से ताबड़तोड़ हमले लेबनान पर किए गए, हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर किए गए। फिलहाल बड़ी खबर यह आई है कि कभी भी युद्ध विराम खत्म हो सकता है, यानी कि ईरान के भीतर क्या फिर से लगातार इस तरह से मिसाइलें वहां पर दागी जाएंगी, गोले बरसाए जाएंगे। नेतन्याहू के बयान के यही मतलब निकाले जाए विक्रमजीत जी? नहीं चित्रा जी, ये तो बहुत ही बड़ी विडंबना है। मैं देख रहा हूँ जब आपने 2-3 दिन पहले 10 तारीख को जब आपने 9 को आपने जब सीज फायर किया था तो आपने उसको ऑनर करने के लिए आपने बातचीत करी, तो बातचीत नहीं हुई तो और उन्होंने आपको अल्टीमेटम दिया ही हुआ है, तो उसी के साथ इन्होंने भी ऐड कर दिया कि जी वही जब अल्टीमेटम दिया है, जब ब्लॉकेड हो रहा है इसका मतलब वॉर जारी रहेगी, सीज फायर नहीं होगी। तो ये एक मेरे को लग रहा है कि जिसको हम बोलते हैं कि 1 स्टेप फॉरवर्ड और 2 स्टेप बैक वाली बात हो गई है। जहां हम आगे बढ़ रहे थे, जहां हम बातचीत कर रहे थे वो तो ख़त्म हो गई बात, और फिर हम उसी बात पे आ गए हैं कि आखिर आप ये और ताबड़तोड़ उस पर हमला करके आप लोग क्या पाना चाह रहे हैं। आपने ऑलरेडी उनके केशम द्वीप पे अटैक कर लिया, लाहौर पे कर लिया, हारमूज पे कर लिया, आपने सारे मेनलैंड ईरान को आपने नष्ट कर दिया, इतनी ज़्यादा आपने बॉम्बिंग कर ली है। अब आप करना क्या चाह रहे हैं, उसमें क्या ऐसी चीज़ है जो आप रह गई है? सिर्फ इसका कंट्रोल, जैसा वो हमारे पैनलिस्ट थे जो ईरान से जुड़े हुए बता रहे थे, वो मैं भी वही कह रहा था चित्रा जी कि ये हो गया आपका काइंड ऑफ एक तरह से डायरेक्ट ब्लॉकेड हो गया। और जैसे अमेरिकी शिप्स हैं वो ओपन सी में भी किसी भी शिप को जो आ रही हैं ईरान से, उनको बोर्डिंग करके उनको क्वेश्चन करके पता कर सकते हैं भाई आप कहाँ से आ रहे हैं, क्या कार्गो लेके आ रहे हैं, कौन से देश के लिए जा रहे हैं, और वो भी एक तरीके का ब्लॉकेड ही है। सर खबर आई कि अमेरिका ने ईरान और उसकी सेना के हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए खासतौर से एयर सर्विलांस लगा रखा है ताकि 24 घंटे हॉर्मुज पर वो अपनी नजर लगातार बनाए रखे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उनके पास जो सर्वेलेंस के जो मैकेनिज्म्स हैं, जो उनके लॉन्ग रेंज, हाँ जो लॉन्ग रेंज उनके ड्रोन्स हैं या उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स, उनका जो फ्लीट है, 5th फ्लीट इतनी पास है यहाँ पे खाड़ी में, ओमान की खाड़ी के पास, तो उनके पास डेफिनेटली यहाँ से अप्रोच है। हाँ, तो उनके पास अप्रोच है कि वो आएँ और ईरान के ऊपर आएँ। और अभी आपने देखा, आप देखिए उन्होंने कैसे ईरान से उस एयरमैन को भी अभी एक्सकवेट करने की कोशिश की थी। तो अमेरिका की क्षमता पे मुझे कोई शक नहीं है चित्रा जी, लेकिन बात मेरे यही है कि जब तक, देखिए जो मेरा मेन पॉइंट है जो मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक आप ईरान की धरती पे यदि आप बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं रखेंगे
तो इसमें आप कैसे अंत करना चाहेंगे इस वॉर का, क्योंकि ये एसिमेट्रिक वॉर हो चुकी है। बिल्कुल, ये एसिमेट्रिक वॉर है, ये दो इक्वल्स के बीच में वॉर है ही नहीं है। ईरान मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि वो बॉक्सिंग कर रहा है अबव इट्स वेट, मच अबव इट्स वेट। जो अमेरिकी सेना है, जो $900 बिलियन का उनका मतलब उनका बजट है, और ईरान $10-9 के बजट के साथ किसी भी तरह से ईरान मतलब अमेरिका के साथ उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन सारी नेवी जो थी ईरान की, आपने देखा खत्म हो गई। कोई मुकाबला नहीं है, उसके बावजूद अगर ईरान अमेरिका की बातें नहीं मान रहा है और ईरान लगातार आंखें दिखा रहा है अमेरिका के लिए, और राष्ट्रपति ट्रंप खींचे हुए से नजर आते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि कब वो क्या रिएक्ट करेंगे। एक जल्दी से टिप्पणी जमीर अब्बास साहब आपका रुख करते हुए, इजरायल ने कह दिया है कभी भी युद्ध विराम टूट सकता है, उन तक आवाज नहीं जा रही है। इस सवाल का जवाब विक्रमजीत जी आपसे ही, कभी भी हमला हो सकता है, फिर तो कोई मतलब नहीं रह गया युद्ध विराम का। वही तो कह रहा हूं, लगातार धमकी दी जानी है एक दूसरे को। तो जब देखिए, जब बातचीत एक बार फेल हो गई थी, मैं समझता था कि एक वीपी लेवल पे बातचीत फेल हुई है, शायद ये जब वापस जाएंगे प्रेसिडेंट साहब से बात करेंगे, शायद वो अपनी मैच्योरिटी से कुछ एक और हल निकालने की कोशिश करेंगे, शायद इसको एक और राउंड ऑफ टॉक्स में परिवर्तन करना चाहेंगे। क्योंकि आप देखिए, आप याद करिए, इजराइल इस युद्ध विराम से खुश नहीं था, ना पहले था, और अभी तो उनको और अच्छा मौका मिल गया है कि वो फिर ताबड़तोड़ जो है मतलब नुकसान ईरान को पहुंचाएं। लेकिन ये मान के चलना कि ईरान को आप मैप से ही हटा देंगे, ये मैं समझता हूं एक तरह से नामुमकिन काम है। इस दिशा में जाना, देखिए जहां तक दो देश आपस में का शिकार तो लगातार हो रहा है ना ईरान को लेकर, पाषाण काल में हम भेज देंगे, आज की रात बहुत भारी पड़ने जा रही है, पहले कभी नहीं हुआ ना भविष्य में। ट्रंप की ओर से इस तरह के बयान भी हम देख चुके हैं, और इस पर उनका मखौल उड़ते हुए भी हम देख चुके हैं। ईरान को लगातार वो घुटनों पर लाने की कोशिश करते रहे, लेकिन अब तक वो कामयाब नजर नहीं आए। एक देश को जब आप पाषाण युग में भेजने की बात करते हैं, आपकी लड़ाई वहां के सिस्टम से, वहां के प्रशासन से, खामेनी रिजीम से हो सकती है, लेकिन पूरे के पूरे मुल्क को लेकर किस तरह का गलत बयान राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से लगातार दिया गया पिछले 40 दिनों के भीतर। अब इन सब के बीच स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकेबंदी की जो बात उनकी ओर से कही जा रही है, क्या इसमें मिलेगी कामयाबी, या रशिया और चाइना एक साथ मिलकर दबाव बनाएंगे ट्रंप के ऊपर? किस तरह की तानाशाही और दादागिरी नहीं चलेगी, आगे क्या बनेगी परिस्थिति, लगातार हर एक खबर जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। शाम 7:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है, बहुत ज्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया। हालांकि कई टाइम बता चुके हैं कि ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन हर बार फेल नजर आते हैं डोनाल्ड ट्रंप। इस बार की परिस्थिति क्या रहेगी, जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।